लेक्चर में हमने ये 2 कंटेंट कवर किए थे फर्स्ट चैप्टर के साइकोलॉजी और फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम बाकी दोनों कंटेंट कवर करेंगे, पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन नर्सिंग। ठीक है, तो ये दोनों हम देखते हैं बुक से वन बाय वन। सबसे पहले है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी। अच्छा, अब यहाँ पे जो हेडिंग दी हुई है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये बुक में इस हेडिंग से है, लेकिन जो कंटेंट है वहाँ पे लिखा हुआ है पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो इसका आंसर दोनों का एक ही है। ठीक है, पर्सपेक्टिव भी यही है और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी भी यही है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पर्सपेक्टिव दिए हुए हैं, 5 स्कूल्स दिए हुए हैं, लेकिन जो पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, राइट डाउन द 8 पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो पहले हम 5 जो है वो यहाँ से करेंगे, बाकी जो 3 है वो मैं आपको किसी और जगह से करवाऊंगी। ठीक है, स्लाइड से मैंने वो बनाया हुआ है, तो मैं आपको वहाँ से करवाऊंगी बाकी 3। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से 5 करते हैं, 5 पर्सपेक्टिव या 5 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले है स्ट्रक्चरलिज्म। अब स्ट्रक्चरलिज्म क्या है ये अच्छा, आपने अब क्या करना है कि एक तो ये करना है याद, हर साइकोलॉजी हर पर्सपेक्टिव में या हर स्कूल में आपने क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले कि हर पर्सपेक्टिव का फाउंडर कौन है, कि उसको किसने उसकी बेसिस रखी। ठीक है, और उसके अलावा इसका मेन फोकस क्या था। ठीक है, हर पर्सपेक्टिव का हमने क्या करना है याद, उसका फाउंडर क्या था और उसका मेन फोकस क्या था। ठीक है, तो इसका हमारे पास इसका फाउंडर क्या था, विलियम वंड। ठीक है, विलियम वंड जो था वो इसका फाउंडर था इस पर्सपेक्टिव का या इस स्कूल का। ठीक है, अब इसने क्या किया था, अच्छा एक इसका एमसीक्यू भी आता है कि एक तो इसका एक ये कंट्रीब्यूशन थी कि इसने स्ट्रक्चरलिज्म पे फोकस किया था। ठीक है, दूसरा इसने क्या किया था, इसने फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी जो है वो इस्टेब्लिश की थी 1879 में। ठीक है, ये एक एमसीक्यू भी आया हुआ पेपर में कि जो विलियम वंड है उसने उसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, उसने फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी है वो इस्टेब्लिश की थी 1879 में। ठीक है, उसके बाद अब इसका जो मेन क्या फोकस क्या था इस पर्सपेक्टिव का, या इसने किस पे फोकस किया था, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे। ठीक है, क्योंकि अब ये इसका नाम है क्या, स्ट्रक्चरलिज्म, तो इसने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे फोकस किया था। ठीक है, उसके बाद अब इसका मेन फाउंडर तो ये था, साथ इसके बाद इसका एक स्टूडेंट था, इसका नाम था टिचनर। ठीक है, उसने भी क्या किया था, इसके साथ कंट्रीब्यूट किया था इसके इस वर्क में। ठीक है, तो ये दोनों ने मिलके इसके ऊपर काम किया था, स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर। ठीक है, अब इसका मेन फोकस क्या था, माइंड। अब इसने बताया था माइंड, और जो इसके साथ था ना इसका ये कंट्रीब्यूटर टिचनर, इसने क्या कहा था कि जो माइंड है और कॉन्शियसनेस है दोनों में डिफ्रेंशिएट किया था कि माइंड क्या है और कॉन्शियसनेस क्या है। ठीक है, अच्छा आपने कॉन्शियसनेस तो पढ़ा था कि ये एक हमारा पार्ट है माइंड का, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ माइंड है। ठीक है, आगे हम दोनों को एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। माइंड क्या है, इट इज रेफर्स टू दोज एक्सपीरियंसेस विच आर प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। ठीक है, और कॉन्शियसनेस क्या है, रेफर्स टू द प्रेजेंट मोमेंट एक्सपीरियंसेस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि माइंड क्या था कि जो हमारा बर्थ से जो हमारा एक्सपीरियंसेस काउंट हो रहे होते हैं, जो जो हमारा डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस सारे आ जाते हैं माइंड के अंदर। ठीक है, एट द बर्थ जो हमारे स्टार्ट होते हैं एक्सपीरियंसेस। ठीक है, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है वो क्या होती है, जो प्रेजेंट मोमेंट के अंदर हमारा एक्सपीरियंस हो रहा होता है वो होती है हमारा कॉन्शियस पार्ट। ठीक है, तो इन दोनों को इसने डिफ्रेंशिएट किया था टिचनर ने, माइंड को और कॉन्शियसनेस को। ठीक है, आगे उसने फर्दर कॉन्शियस के आगे डिफरेंट एलिमेंट्स बताए थे, इसके 3 एलिमेंट्स हैं, सेंसेशन, फीलिंग्स और अफेक्शन। ठीक है, तो आपने ये बस यहाँ तक करना है, क्योंकि पेपर में ना तो इतनी शीट्स होती हैं कि आप उसको पूरा पूरा एक्सप्लेन करें और ना इतना टाइम होता है। तो बस आपने ये बताना है कि इसका फाउंडर कौन था और इसका मेन फोकस क्या था, इसके साथ कोई कंट्रीब्यूटर था जैसे टिचनर था तो उसका नाम भी लिख देना आपने। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सपेक्टिव या फर्स्ट स्कूल। नेक्स्ट हम करते हैं फंक्शनलिज्म। ठीक है, अब फंक्शनलिज्म जो है ये किसने इस्टेब्लिश किया था, विलियम जेम्स ने। ठीक है, ये इसका फाउंडर था। कब दिया था इसने, 1890 में इसने इसका पूरा वर्क स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके बारे में आगे इसके जो कंट्रीब्यूटर थे या जिन्होंने इसके साथ कंट्रीब्यूट किया था वो कौन थे, जॉन डेवे, एंजल, कार्ल थॉर्नडाइक और वर्डवर्थ। ठीक है, उसके बाद अब हमने ये कर लिया कि किसका इसका फाउंडर कौन था, इसके कंट्रीब्यूटर कौन थे। अब इसका फोकस क्या था, अच्छा इसने क्या किया था, जो इसका स्ट्रक्चर ऑफ माइंड जो हमने पहले पढ़ा स्ट्रक्चरलिज्म, उसको इसने रिजेक्ट कर दिया था, उसको इसने क्रिटिसाइज किया था, तो अपना एक नया इसने पर्सपेक्टिव दिया था जो कि था फंक्शनलिज्म। इसने कहा था कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं हमारे माइंड के, जैसे कि परसेप्शन है, चीज़ों को परसीव करना, मेमोरी हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो फीलिंग्स हमारी, ये सारी जो हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ है ना उसने इसके ऊपर स्टडी की थी। ठीक है,
तो ये सारा इसने इसको एक्सप्लेन किया था कि हमारे ये कैसे प्रोसेस कर रहे होते हैं हमारे फंक्शंस माइंड के, ठीक है। तो इसका मेन फोकस क्या था, मेंटल एक्टिविटीज़ थी हमारी, जो कि हमारी परसेप्शन है, मेमोरी और फीलिंग्स हैं, ठीक है। ये हमारा था सेकंड पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास है बिहेवियरिज्म। अच्छा, अब ये जो हमारे पास है ये वेरी पॉपुलर स्कूल है, ये वेरी पॉपुलर पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी है, ठीक है। ये किसने दिया था पर्सपेक्टिव, वाटसन ने दिया था 1913 में, ठीक है। ये इसका मेन फाउंडर था, लेकिन इसके साथ जो कंट्रीब्यूशन जिन्होंने की थी वो था पावलोव, ठीक है। पावलोव और एंजल्स दोनों ने कंट्रीब्यूट किया था इस पर्सपेक्टिव के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे इसका नाम है बिहेवियरिज्म, तो इसमें मेन किस पे फोकस था, बिहेवियर के ऊपर फोकस किया था, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर इन्होंने फोकस किया था मेन, ठीक है। अच्छा, अब बिहेवियर के आगे फर्दर थ्योरीज हम पढ़ेंगे आगे, जिसको हम कहते हैं कंडीशनिंग थ्योरीज, ठीक है। इसमें आगे दो टाइप्स आ जाएंगी कंडीशनिंग की, क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। ये आपने आगे एक्सप्लेन मैं करूँगी आपको, आगे चैप्टर आएगा लर्निंग का, ठीक है, उसमें ये हम आगे एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो अभी आपने बस ये नाम याद करने हैं कि इसमें क्या था कि पावलोव ने क्या दी थी, थ्योरी दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग की, और स्किनर ने क्या दी थी, ऑपरेंट कंडीशन की थ्योरी दी थी, ठीक है। ये दोनों थ्योरीज किसकी हैं, लर्निंग की हैं। तो लर्निंग की बेसिस पे जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है उसको इसने एक्सप्लेन किया था वाटसन ने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इस पे हमने ये दोनों की बात करनी है, क्लासिकल कंडीशनिंग की और ऑपरेंट कंडीशनिंग की, ठीक है। ये इसका मेन फोकस था, बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। उसके बाद आगे है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ठीक है। अब इसका फाउंडर कौन था, इसका था वर्थहाइमर, ठीक है, जो कि इसने कब दी थी ये पर्सपेक्टिव, 1912 में जर्मनी में इसने इसकी फाउंडेशन रखी थी, ठीक है, स्कूल की। अच्छा, अब इसने इसने क्या यूज़ किया है, वर्ड गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट क्या है, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है होल। अच्छा, इसका कंसेप्ट क्या है कि इसने ये कहा था कि जो एक पर्सन है ना, उसका बिहेवियर जो है वो हम एज अ होल अगर लेना, तो हम उसको इजीली जो है ना एक्सप्लेन कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज कम्पेयर टू इट्स पार्ट, ठीक है। इसने कहा था कि होल इज इम्पोर्टेंट देन इट्स पार्ट, कि अगर पर्सन के जो हमारा एक्सपीरियंस है या जिसका बिहेवियर अगर उसको हम एज अ होल लें तो उसको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज कम्पेयर टू इस पार्ट्स, कि अगर हम उसको फर्दर अलग अलग स्टडी करें, अलग अलग उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो हमने इसको इसमें वर्ड याद रखना है गेस्टोल्ड, जिसका मतलब है होल। इसमें हमने बेसिक आइडिया क्या लिया है, होल को हमने स्टडी करना है, पर्सन के बिहेवियर को एज अ होल, ठीक है। तो ये हमारे पास था गेस्टोल्ड साइकोलॉजी। इसका हमने फाउंडर याद करना है और साथ इसका मेन आइडिया क्या था, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं आगे साइको एनालिसिस। ये हमारे पास है फिफ्थ और लास्ट पर्सपेक्टिव या स्कूल, ठीक है। अब साइको एनालिसिस जो है ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पर्सपेक्टिव है, ये पेपर में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। तो इसका फाउंडर कौन था, सिगमंड फ्रूड, ठीक है। इसने क्या किया था, इसकी फाउंडेशन रखी थी इस पर्सपेक्टिव की, ठीक है। अच्छा, अब इसके जो डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इसने क्या क्या किया, इसने काफ़ी जो है ना इसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या एक्सप्लेन किया था, साइको एनालिसिस का जो है ना मैकेनिज्म या प्रोसेस, वो इसने एक्सप्लेन किया था, जिसको हम कहते हैं डायनामिक साइकोलॉजी, ठीक है। इसकी पहली कंट्रीब्यूशन क्या थी, इसने क्या डेवलप किया था, कौन सा मैकेनिज्म किया था, साइको एनालिसिस, ठीक है। दूसरा इसने किया था, अब साइको एनालिसिस जो है ना इसके अकॉर्डिंग इसने कहा था कि जो पर्सनैलिटी है हमारी उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इड, उसके बाद ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे पर्सनैलिटी वाले चैप्टर में, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि तीनों क्या चीज़ें हैं और इनकी क्या क्या एग्जांपल्स वगैरह हम करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे याद क्या करना है कि जो सिगमंड फ्रूड था उसने क्या एक्सप्लेन किया था, साइको एनालिसिस का प्रोसेस एक्सप्लेन किया था, और उसने कहा था कि जो हमारी पर्सनैलिटी है उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। उसके बाद इसने कहा था कि जो माइंड हमारा है ना, माइंड उसकी तीन स्टेट्स होती हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा, कॉन्शियस स्टेट, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ठीक है। ये भी इसको भी इसने एक्सप्लेन किया फर्दर डिटेल में फ्रूड ने, ठीक है। अब जो हमने कहा था कि कॉन्शियस है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, लेकिन जो अनकॉन्शियस है वो क्या होता है, लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है एक पर्सन का, जो कि उसको बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहा होता है, ठीक है। एक इसकी ये कंट्रीब्यूशन थी, माइंड की स्टेज इसने दी थी। तीसरा इसने क्या किया था, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस इसने एक्सप्लेन की थी, ठीक है। ये भी आगे एक थ्योरी पढ़ेंगे फ्रूट की, जिसमें इसने 4 या 5 स्टेजेस आगे दी हुई हैं, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, ठीक है। ये आगे हम एक फर्दर चैप्टर है उसमें पूरी एक्सप्लेन करेंगे। बस यहाँ पे आपने क्या याद करना है कि साइको एनालिसिस में जो इसका मेन फाउंडर था वो कौन था, सिगमंड फ्रूड,
और इसकी 3 यहाँ पे कौन सी कंट्रीब्यूशंस हैं। सबसे पहले इसने साइको एनालिसिस को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद इसने कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी बताए थे। 3 कंपोनेंट्स हैं, ईगो, सुपर ईगो। और तीसरा इसने क्या किया था, माइंड की स्टेट्स को एक्सप्लेन किया था कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं माइंड के, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। और लास्ट में इसने क्या दिया था, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा ये 4 तो इसकी बेसिक कंट्रीब्यूशंस हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसने वो भी काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है ना, इसने काम किया हुआ डिफरेंट टेक्निक्स के ऊपर। लाइक ये आगे हम पढ़ेंगे, फ्री एसोसिएशन पे ऊपर इसने काम किया। ये थेरेप्यूटिक टेक्निक्स हैं। थेरेप्यूटिक टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं मेंटली जो डिसऑर्डर्स होते हैं, इनके पेशेंट्स जिनके जो मेंटली इल होते हैं ना, जिनके एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, तो उसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, थेरेप्यूटिक टेक्निक्स। इसमें फ्री एसोसिएशन है, उसके बाद ड्रीम एनालिसिस है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टेक्निक्स भी इसने डिस्कवर की थी फ्लूड ने। ठीक है, तो ये 4 तो इसकी मेजर कंट्रीब्यूशंस है। और आगे आपने ये भी एक लाइन लिख देनी है कि इसकी फर्दर जो कंट्रीब्यूशंस है वो कौन सी हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, इसके 5 पर्सपेक्टिव थे या 5 स्कूल थे। सबसे पहले हमने पढ़ा स्ट्रक्चरलिज्म, उसके बाद हमने क्या, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, और लास्ट पे क्या था, साइको एनालिसिस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 5 दिए हुए थे। इसके बाद बाकी जो हम 3 है वो यहाँ से करते हैं स्लाइड से। ठीक है, वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेना, या चाहे आप अपने एक पास लिख लें। अच्छा, यहाँ पे अब एक और है ह्यूमनिज्म। ठीक है, ह्यूमनिज्म के नाम से शो हो रहा है कि इसमें हम क्या किस के ऊपर फोकस करते हैं, ह्यूमन के बिहेवियर पे या ह्यूमन की पोटेंशियल्स और उसकी ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या करना है कि ये ह्यूमनिज्म के ऊपर पर्सपेक्टिव है, ये कब आया था, 1960 में आया था। ठीक है, इन द रिएक्शन टू द साइको एनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म। ठीक है, इसके बाद इन दोनों के रिएक्शन में एक नया पर्सपेक्टिव आया था ह्यूमनिज्म। कब आया था, 1960 में। ठीक है, ये हमने कर लिया इसका कब इसका था डेट और सॉरी ईयर। और इसके बाद आगे हमने पढ़ना है इसका फोकस क्या था। इसका मेन फोकस क्या था, इंडिविजुअल्स का पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, और उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है कि वो किस स्टेज से गुजर के जाके आगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेज पे पहुंचता है। ठीक है, ये आगे हम इसकी पढ़ेंगे थ्योरी। इसकी थ्योरी हम आती है आगे, ये आपने पढ़ी होगी F1 के अंदर, मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स। ये किसने दी थी, अब्राहम मैस्लो ने दी थी, जिसमें हम फोकस करते हैं ह्यूमन नीड्स के ऊपर। ठीक है, तो अगर जब भी ह्यूमनिज्म का पर्सपेक्टिव आ जाए अलग से, तो आपने इसके अंदर ये लाजमी ये जो हिरार्की है ये आपने मेंशन करनी है। ठीक है, आगे हम इसकी पढ़ेंगे, 5 इसकी स्टेजेस हैं, ये 5 इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, इसमें हमारा फूड, वाटर, शेल्टर वगैरह है। उसके बाद सेफ्टी नीड्स होती हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स होती हैं। फिर उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग नीड्स होती हैं, सेल्फ स्टीम। और फिर लास्ट पे क्या है, हाईएस्ट नीड्स जो होती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, फोकस इस पर्सपेक्टिव के अंदर एक पर्सन का जो पोटेंशियल है या उसकी नीड्स है, उसकी ग्रोथ जो हो रही होती है, उस पर हम उसकी स्टडी करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसका मेन फोकस क्या था, ह्यूमन था। ठीक है, ह्यूमन का पोटेंशियल, उसका इंडिविजुअल की ग्रोथ वगैरह। ठीक है, उसके बाद हम एक ये हमारा ऐड कर लेना आपने। उसके बाद हमने करना है कोग्निटिविज्म, जिसको हम कहते हैं कोग्निटिव पर्सपेक्टिव। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, कोग्निटिव का मतलब क्या था, माइंड, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जो हो रहे होते हैं पर्सन के। ठीक है, इसमें हम स्टडी करते हैं कि जो पर्सन है या पीपल है वो कैसे परसीव कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, कैसे रिमेंबर कर रहे हैं, सोल्व प्रॉब्लम कैसे कर रहे हैं, थिंक, स्पीक, सारा कुछ जो इसके इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है ना सारे, वो इसमें हम स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इस पर्सपेक्टिव के अंदर इसने जिसने ये दिया था कोग्निटिव पर्सपेक्टिव, उसने एक कोग्निटिव थेरेपी को भी एक्सप्लेन किया था कि जो पर्सन माल अडेप्टिव बिहेवियर शो करते हैं, लाइक उनके जो बिहेवियर्स हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, तो उसके अंदर हम कौन सी थेरेपी यूज़ करते हैं, कोग्निटिव थेरेपी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बस ये आपने इतना लिख देना है इसके अंदर, इस पर्सपेक्टिव के अंदर। ठीक है, उसके बाद 2 हो गए ऐड, एक और आपने ऐड करना है ये वाला बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसमें ये उसने कहा था कि जो हमारा बिहेवियर है ना पर्सन का या इंडिविजुअल का, वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो होते हैं या बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होते हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो जो जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, उनका आगे फर्दर इफेक्ट आता है हमारे बिहेवियर्स के ऊपर। ठीक है, तो हमारा बायोलॉजिकल जो सिस्टम है ना वो बेसिकली हमारा कंट्रोल कर रहा होता है हमारा बिहेवियर। ठीक है, कि कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो रहे होते हैं, हमारा ब्रेन नर्वस सिस्टम जो है कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो उस हिसाब से हमारा जो बिहेवियर है वो हम शो करेंगे। ठीक है, तो ये हमने 3 यहाँ से ऐड करने हैं पर्सपेक्टिव, 5 हमने वहाँ से किए हैं और 3 हमने यहाँ से कौन कौन से किए हैं। सबसे पहले हमने किया है कोग्निटिविज्म। ठीक है, उसके बाद हमने किया ह्यूमनिज्म, और यहाँ पे हमने किया है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये हमने अपना एक और कंटेंट का क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिया है, जो कि था पर्सपेक्टिव के बारे में, पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, अब हमारा लास्ट जो क्वेश्चन था उसके अंदर कंटेंट के अंदर वो क्या था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन नर्सिंग। के जो अब साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं उसका उसकी एप्लीकेशन क्या है नर्सिंग के अंदर। ठीक है, तो वो हम करते हैं यहाँ से।
बुक पे भी दिया हुआ, लेकिन बुक पे इतना अच्छा पॉइंट्स में नहीं दिया हुआ, तो हमने पहले यहाँ से करते हैं, उसके बाद बुक से भी पढ़ लेंगे। अच्छा, अब साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है नर्सिंग के अंदर। सबसे पहले है डेवलपमेंट एंड मेचुरेशन। ठीक है, मतलब कि एक पर्सन, सॉरी, एक नर्स जो है, उसको अगर पता होगा कि जो हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं एक पर्सन की, फ्रॉम द इन्फेंसी टू द अडल्टहुड, और कौन कौन सी चेंजेस आ रही होती हैं, कौन कौन सी जो है ना प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, तो तब ही वो पर्सन की जो साइकोलॉजिकल स्टेजेस हैं या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन। ठीक है, अगर साइकोलॉजी पढ़ी होगी उसने, तभी वो आइडेंटिफाई कर पाएगी ना कि कौन सी स्टेजेस जो हैं वो एबनॉर्मली वो शो कर रहा है पर्सन या जो था पेशेंट, और कौन सा वो एबनॉर्मल प्रोसेस चल रहा है उसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद आगे है लर्निंग एंड मोटिवेशन। ठीक है, अब लर्निंग एंड मोटिवेशन जो है ये भी हम पढ़ेंगे। साइकोलॉजी का एक चैप्टर है लर्निंग, जिसमें हमने पढ़ी है कंडीशनिंग, आगे ओपन कंडीशनिंग और अभी जो हमने पढ़ी है, और क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, तो ये कंडीशनिंग जो है वो क्या शो करती है, हमारे बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। जब हम लर्निंग और मोटिवेशन पढ़ेंगे साइकोलॉजी के अंदर, तब ही हम एक पर्सन के बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कि वो अब नॉर्मल है या नॉर्मल है। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड हमारे पास है पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। अभी हमने पढ़ा कि जो साइकोलॉजी है उसका एक क्या था हमारे पास, पर्सपेक्टिव साइको एनालिसिस क्या शो करता है, पर्सनैलिटी के कंपोनेंट्स को बताता है कि कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास हैं पर्सनैलिटी के, जिसमें इड है, इको है, सुपर ईगो है। तो जब हम साइकोलॉजी में अंदर पर्सनैलिटी के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, तो तब ही हम एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी है उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि उसके वो पर्सन जो है वो कौन सा कंपोनेंट शो कर रहा है। ठीक है, आइदर वो इड शो कर रहा है, ईगो या सुपर ईगो शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम जो नर्स है अगर वो साइकोलॉजी पढ़ेगी, तो वो आगे पेशेंट का जो रिएक्शंस है या उनके जो बिहेवियर्स हैं, उनकी पर्सनैलिटी जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकेगी, उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगी। ठीक है, ये हो गया इसकी एक एप्लीकेशन। उसके बाद आगे है अडेप्टेशन। ठीक है, अडेप्टेशन क्या है कि जब एक नर्स जो है वो पढ़ेगी साइकोलॉजी के, जब कोई भी मेंटल डिसऑर्डर होता है तो उसको हमने कैसे रिएक्ट करना है, उसमें हमने कैसे अपने पेशेंट्स को भी बताना है कि उसने कैसे उनके साथ अडोप्ट करना है। कोई भी अगर उसको मेंटल डिसऑर्डर है तो उसके सबको कैसे डील करना है, पेशेंट्स को उनके रिएक्शंस को कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो ये सारा जो अगर नर्स को नॉलेज होगा ना साइकोलॉजी का, तभी वो सारा कुछ डील कर पाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद आगे है काउंसलिंग। अब नर्स जो है वो क्या एज अ काउंसलर भी परफॉर्म कर सकती है अपना फंक्शन, के जो पेशेंट्स जो हैं जो मेंटली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के होते हैं। ठीक है, उनकी जो एंग्जाइटी को रिलीव करने के लिए जो नर्स है वो एज अ काउंसलर भी है, वो परफॉर्म अपना फंक्शन कर सकती है। ठीक है, उसके बाद आगे है रिसर्च। रिसर्च क्या है कि अगर एक नर्स जो है वो अपना नॉलेज को इंक्रीज करना चाहती है, फर्दर रिसर्च करना चाहती है, तो वो पहले साइकोलॉजी को मतलब कि बेसिस उसकी पढ़ेगी, तो आगे वो फर्दर रिसर्च कर पाएगी। ठीक है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी उसकी ज़रूरी है। ठीक है, साइकोलॉजी के बारे में, ताकि उसकी आगे क्वालिटी केयर जो है वो इम्प्रूव हो क्लिनिकल एरिया के अंदर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से कर लेनी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है साइकोलॉजी नर्सिंग के अंदर। ठीक है, और अगर हम बुक से देखें तो बुक पे क्या है कि इसकी 3 हेडिंग्स दे के ना इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसकी इंपॉर्टेंस को। ठीक है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, फिर अंडरस्टैंडिंग अदर्स, और अंडरस्टैंडिंग पेशेंट। ठीक है, मतलब कि नर्सिंग और साइकोलॉजी का क्या रिलेशन है आपस में, इसमें हम 3 हेडिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग पेशेंट, कि एक नर्स जो है उसके पास नॉलेज पूरा है साइकोलॉजी का। ठीक है, तो अब उसके नॉलेज की बेस पे जो पेशेंट है वो उसको कैसे अंडरस्टैंड करेगी, अपने पेशेंट को कैसे अंडरस्टैंड करेगी। ठीक है, तो उसको क्या क्या वो आगे हेल्प मिल सकती है साइकोलॉजी को पढ़ के। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या फ़ायदा होता है कि अगर एक नर्स को नॉलेज है साइकोलॉजी के बारे में, तो वो उसको हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, अगर नर्स को खुद ही नहीं पता कि कौन कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज होती हैं, तो वो पेशेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगी, उसकी जो एबनॉर्मलिटीज है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो एक तो ये हेल्प मिलती है कि वो अंडरस्टैंड कर लेती है उसकी प्रॉब्लम्स को, और दूसरा उसने क्या करना है, उसको हैंडल भी कर सकती है। ठीक है, शी कैन हैंडल दैम इफेक्टिवली। पहला इसका ये बेनिफिट हो जाएगा पेशेंट से रिलेटेड। ठीक है, और आगे नेक्स्ट पढ़ें तो क्या होगा कि पेशेंट की जो डायग्नोसिस है ना, लाइक उसको कोई भी डिसऑर्डर है, लाइक उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कोई है। ठीक है, तो उसमें उसके जो बिहेवियर चेंज होंगे, जो बिहेवियर पैटर्न है, अगर उसने खुद पढ़ा होगा पर्सनैलिटी के बारे में कि कौन कौन सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं या उसमें कौन कौन से बिहेवियर जो है वो आल्टर होते हैं, तो इस तरह वो खुद उसको अगर पढ़ा होगा ना, उसने साइकोलॉजी को रीड किया होगा, तो फिर ही वो पेशेंट को आइडेंटिफाई करेगी, उसके बिहेवियर जो एबनॉर्मल हुए हुए हैं उसको आइडेंटिफाई कर लेगी। ठीक है, तो इसी तरह ये जो साइकोलॉजी का नॉलेज है ये उसको फैसिलिटेट करता है अपने पेशेंट के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, एक इसका ये बेनिफिट हो गया।
तो तीसरा हमारे पास क्या है, आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर परसेप्शन के, जो साइकोलॉजी में क्या है परसेप्शन आगे आ जाएगी, इसकी हम डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज़ पढ़ेंगे परसेप्शन की, इल्यूजन्स वगैरह, हेलुसिनेशंस वगैरह, ठीक है। तो ये हमारे पास एबनॉर्मल चेंजेस आ रहे होते हैं परसेप्शन के अंदर। तो जब नर्स ने खुद पढ़ा होगा इस सारी चीज़ों के बारे में, इन सारी चेंजेस के बारे में, तो वो एक पर्सन की जो परफॉर्मेंस है या उसकी जो ये एबनॉर्मल चेंजेस हैं जो उसके अंदर शो हो रही हैं, तो उसको वो आइडेंटिफाई कर लेगी, ठीक है। तो एक इसका ये बेनिफिट होगा उसको, नर्स को, ठीक है। उसके अलावा अब आगे वो इसका नॉलेज ऑफ जो साइकोलॉजी है वो उसको फैसिलिटेट करेगा, पेशेंट को कैसे इसने हैंडल करना है, ठीक है। उसके जो बिहेवियर्स आ रहे हैं माल अडेप्टिव बिहेवियर या नॉर्मल बिहेवियर किसी भी डिजीज़ के अंदर या सिकनेस के अंदर, तो उसने उसके साथ उसको कैसे मैनेज करना है, उस कंडीशन के साथ पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, तो एक तो उसको ये भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये मतलब कि आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि एक जो नर्स है वो कैसे अपने नॉलेज को यूटिलाइज करेगी पेशेंट से रिलेटेड, पेशेंट के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करेगी अपने नॉलेज को, ठीक है। ये हमने बात करी पेशेंट के बारे में। उसके बाद हम करते हैं अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, कि लाइक एक पर्सन जो है या एक नर्स जो है उसको पूरा नॉलेज है उसके बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, तो उसको अपने अपने आप पे क्या फ़ायदा होगा अगर वो, सबसे पहले हम देखें तो उसको अपनी वीकनेस अपनी स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा, ठीक है। जब साइकोलॉजी पढ़ेगी तो उसको पता होगा कि मेरे अंदर क्या क्या डिसऑर्डर्स, मतलब कि मैंने जो पढ़े हैं वो मेरे अंदर सिम्टम तो नहीं शो हो रही, या मेरे कोई ऐसी कोई अबनॉर्मल चीज़ें मेरे अंदर तो नहीं है, ठीक है। तो वो अपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेगी सबसे पहले, ठीक है। अपने वीक पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर लेगी, ठीक है। और फिर अपनी पर्सनैलिटी को भी अपनी वो जान सकती है कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है। एंक्शस तो नहीं है, इंट्रोवर्ट तो नहीं है, एक्सट्रोवर्ट तो नहीं है, ठीक है। तो वो अपनी पर्सनैलिटी को भी आइडेंटिफाई कर सकती है अगर वो साइकोलॉजी पढ़ेगी तो, ठीक है। उसके अलावा उसकी जो बिहेवियरल स्किल्स हैं उसको भी वो अपनी इन्हांस इम्प्रूव कर सकती है, ठीक है। अपने बिहेवियर्स को लर्न करके साइकोलॉजी के अंदर ही हम पढ़ेंगे आगे बिहेवियर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम पढ़ें तो मेमोरी, ये भी एक चैप्टर पूरा है इसका साइकोलॉजी के अंदर, मेमोरी के डिफरेंट मेथड्स होती हैं अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए, कि जैसे एक नर्स होती है वो उसका तो सारा काम ही मेमोरी का होता है कि उसने डिफरेंट ड्रग्स के नाम याद करने होते हैं, डिफरेंट पेशेंट्स को पता होना चाहिए कि कौन सा पेशेंट है, उसको कौन सी डिजीज़ है, कहाँ पे है। तो ये सारी मेमोरी के जो बारे में उसको डिफरेंट मेथड्स का पता होना चाहिए, कौन से मेथड्स यूज़ करके वो अपनी मेमोरी को इन्हांस कर सकती है, ठीक है। तो ये भी साइकोलॉजी पढ़ के उसको पता चल जाएगा कि गुड मेमोरी कैसे करनी है, ये इसके भी उसका अपना एक फ़ायदा हो गया, ठीक है। उसका बेनिफिट है अपना, ठीक है, पढ़ने का। उसके अलावा उसका जो अपना एटीट्यूड है प्रोफेशन से रिलेटेड वो भी इसका इन्हांस होगा, ठीक है। कि उसने कैसे डील करना है डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशंस को, कैसे मैनेज करना है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। कैसे एडजस्ट करना है उनके साथ, डिफरेंट कंडीशंस के साथ, डॉक्टर्स के साथ, जॉब के साथ अपनी, ठीक है। तो ये सारा उसने क्या करना है, अपनी साइकोलॉजी पढ़ के उसका नॉलेज लेके तो आगे इसको हेल्प मिल सकती है अपने आप को, ठीक है। इस तरह वो अपनी जॉब की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकती है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया उसका सेल्फ। आगे हम पढ़ते हैं दूसरों, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, के जब वो नर्स अपने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेगी तो उसको दूसरों को अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प होगी, ठीक है। दूसरों के जो बिहेवियर्स हैं उसकी जो लर्निंग है दूसरे पेशेंट्स की या दूसरे पर्सनस की, तो उनको भी आइडेंटिफाई कर सकती है वो, ठीक है। तो ये भी आपने पढ़ लेना, ये भी इतना मुश्किल नहीं है, ये आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, तीनों ऑब्जेक्टिव्स को हमने कवर कर लिया, सॉरी 2 ऑब्जेक्टिव्स हमने आज पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा पर्सपेक्टिव और दूसरा हमने पढ़ा एप्लीकेशन इसकी क्या है नर्सिंग के अंदर और इसकी अंडरस्टैंडिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज अपना चैप्टर पूरा कवर कर लिया है, कंटेंट से भी हमने कर लिया और बुक से जो जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अगर हम इसका देखें पास पेपर में क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इसमें आया हुआ क्वेश्चन डिफाइन साइकोलॉजी, और इसके बाद आया ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। डिफाइन साइकोलॉजी हमने अभी किया, डिफरेंट इसके टाइप डिफरेंट हमने डेफिनेशंस की इसकी, ठीक है। और ब्रांचेस हमने की, ये आगे यहाँ पूछा हुआ 5 ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी जो कि हमने पढ़ी आगे, पीछे पढ़ी थी एरियाज या फील्ड, तो आपने वहाँ से कोई भी 5 लिखते नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर के अंदर, इन लिस्ट 8 साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। अभी हमने पर्सपेक्टिव पढ़े कौन कौन से थे, 5 हमने यहाँ से पढ़े हैं और 3 हमने वहाँ से स्लाइड से पढ़े हैं, तो आपने 8 को मेंशन कर देना है और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है रोल ऑफ साइकोलॉजी नर्सिंग, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि इंपॉर्टेंस क्या है साइकोलॉजी की नर्सिंग के अंदर, जो कि हमने हेडिंग्स पढ़ी कि वो अपने डेवलपमेंट में उसको हेल्प करती है, ठीक है। डेवलपमेंट, मैचुरेशन, लर्निंग, अडेप्टेशन वगैरह, ठीक है। तो ये सारी काउंसलिंग एज अ काउंसलर के तौर पे भी एक्ट करती है और रिसर्चर की बेस पे भी वो आगे रिसर्च कर सकती है। तो ये सारा हमने क्या करना है इसके अंदर लिख देना पॉइंट्स बना के, ठीक है। उसके बाद हमने ये 3 हमारे कवर हो गए क्वेश्चन, अगर जो अगर पास पेपर में आ भी जाए तो हमने इनको लिख देना है। उसके बाद आगे ही आया हुआ क्वेश्चन इसमें से डिफाइन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये अभी हमने डिफाइन की डेफिनेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी, ठीक है। और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अभी हमने नाम पढ़े थे इसके, जो प्री नेटल, इन्फेंसी, उसके बाद
टोडलर, प्री स्कूल, आगे ना इसको हम चैप्टर में आएंगे, इसकी डिटेल आएगी तो हम इसको आगे फर्दर भी एक्सप्लेन करेंगे, स्टेजेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं और इसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना एज अ होल हमने पूरा कवर कर लिया हर लिहाज से ये चैप्टर, बुक से भी और कंटेंट से भी।